नमस्कार विद्यार्थियों, विकास जैन सागाचार्य राजकीय विद्या महाविद्यालय कोटा आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में आज हम बात करेंगे धारा 65A, 65B और धारा 66। इससे पूर्व हमने बात की थी कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस किन अवस्थाओं में दिया जा सकता है और सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या आता है। जिसमें संक्षिप्त में बात करते हैं कि जहाँ सेकेंडरी एविडेंस कहाँ देंगे, जहाँ ये दर्शित है कि मूल दस्तावेज उस व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध दस्तावेज साबित करना है, या फिर न्यायालय की आदेशिका से बाहर है, या वह व्यक्ति वैध रूप से पेश करने के लिए आबद्ध है लेकिन धारा 66 की सूचना दी गई फिर भी पेश नहीं करता है। ये व्यक्ति ने लिखित रूप से स्वीकार कर लिया है या मूल नष्ट हो गया या खो गया है, दस्तावेज को स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, या फिर दस्तावेज लोक प्रकृति का है, या उसकी प्रमाणित प्रति है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है, या फिर जब मूल अनेक लेखाओं में है जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा साधारण परिणाम बनाकर देना। अब पहले तो बात कर लेते हैं धारा 66 की कि कब सूचना आवश्यक है, विपक्षी को पूर्व सूचना देना कब आवश्यक है। धारा 65 के अनुसार जब कोई मूल दस्तावेज विरोधी पक्षकार के कब्जे में या किसी अन्य के कब्जे में है और मूल दस्तावेज को पेश करने की नोटिस दे दी गई हो, किंतु यदि पक्षकार या वह व्यक्ति पेश नहीं करता है तो उस पक्षकार को जिसे कि मूल दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्रमाणित करना है द्वितीय साक्ष्य पेश करने की अनुमति मिल जाएगी। इस प्रकार धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य देने की पूर्व सूचना का दिया जाना आवश्यक है। सूचना लिखित तथा स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में धारा 65 के पहले खंड में अगर दस्तावेज विपक्षी पक्षकार के कब्जे में है तो उसे सूचना देनी चाहिए कि दस्तावेज न्यायालय में पेश करे, और अगर वह ऐसा न करे तो द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य हो जाता है। वादी ने एक वचन पत्र के आधार पर वाद दायर किया। प्रतिवादी ने वादी के वकील को बुलाया, प्रतिवादी ने वादी के वकील को बुलवाया और उसने स्वीकार किया कि मूल उसके पास था परंतु पेश करने से मना कर दिया। इस परिस्थिति में उसका सेकेंडरी एविडेंस ग्राह्य किया गया। मूल वचन पत्र को मांगना ही उसे पेश करने के लिए पर्याप्त सूचना है, परंतु धारा 66 केवल यही बताती है कि ये धारा 66 केवल ये कहती है कि धारा 65 के अधीन द्वितीय साक्ष्य तभी दिया जा सकता है जबकि उस पक्षकार ने जो कि सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है दूसरे पक्षकार को या उसके अटर्नी को या उसके प्लीडर को उस दस्तावेज को पेश करने की पूर्व नोटिस दे दी हो। धारा 66 कुछ ऐसे मामले बताती है जिसमें द्वितीय साक्ष्य देने के पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जब वह दस्तावेज जिसको कि पेश करना है खुद ही एक सूचना हो तो द्वितीय साक्ष्य बिना उस आदमी को नोटिस दिए ही जिसके कि कब्जे में मूल दस्तावेज है दिया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है जब मुकदमे की प्रकृति से ही विपक्षी ये जान सकता है कि उस दस्तावेज को पेश करना पड़ेगा। जैसे रेहन से छुड़ाने के एक मुकदमे में जब बंधक ग्रहीता के कब्जे में बंधक विलेख हो और वह उसे पेश न करे तो बिना मूल दस्तावेज को सम्मान दिए ही द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य होता है। तीसरी कंडीशन है जब यह मालूम होता है कि विरोधी पक्षकार ने मूल दस्तावेज को ताकत से या जालसाजी से अपने कब्जे में कर लिया है। जैसे जब मुकदमा दायर करने के पश्चात उसने किसी गवाह से धोखा देकर प्राप्त कर लिया हो। चौथी कंडीशन है जब विरोधी पक्षकार या उसके एजेंट ने मूल दस्तावेज पहले से ही न्यायालय में पेश कर रखा हो। पांचवी कंडीशन है जब विरोधी पक्षकार ने या उसके एजेंट ने मूल दस्तावेज का खो जाना स्वीकार कर लिया है। छठी कंडीशन है जिस व्यक्ति के कब्जे में मूल दस्तावेज है जब वह न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है या न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि कोई विदेशी दूत है जिस पर न्यायालय कोई अधिकारिता नहीं रखता। न्यायालय को यह अधिकार है कि वो नोटिस की आवश्यकता को उचित मामलों में हटा भी सकता है। ये स्मरण रहना चाहिए कि इस धारा में उन विशिष्ट मामलों के अतिरिक्त जिनमें की नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती, न्यायालय को अधिकार है कि वह जिन मामलों में उचित समझे नोटिस देने की आवश्यकता को हटा दे।
इस धारा के अंतर्गत अंतर्वस्तु के द्वितीय साक्ष्य का तात्पर्य दस्तावेज के अस्तित्व अथवा हालात का साक्ष्य नहीं होता है। पक्षकार का तात्पर्य न केवल विरोधी पक्ष अपितु किसी भी व्यक्ति से होता है जो कि दस्तावेज को पेश करने के लिए कानूनी तौर से बाध्य है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साक्ष्य के रूप में। धारा 65A और 65B में इसका उपबंध किया गया है। धारा 65A में उपबंधित है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु को धारा 65B के उपबंधों के अनुसार साबित किया जा सकता है। धारा 65B ये बताती है कि किस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तुओं को किस ढंग से साबित किया जा सकता है। धारा को प्राथमिक उद्देश्य इस धारा का प्राथमिक उद्देश्य द्वितीय साक्ष्य को मान्यता देना है। द्वितीय साक्ष्य से साबित करने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में प्रदान की गई है। कंप्यूटर आउटपुट को द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित करने की सुविधा उसी प्रकार से दी गई है जैसे मानो कि वह एक दस्तावेज है। साबित करने के प्रयोजन के लिए कंप्यूटर आउटपुट को एक दस्तावेज होने की मान्यता दी गई है। उपधारा 1 में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अंतर्विष्ट सूचना को जब एक कागज पर छाप दिया जाता है और उससे सुरक्षित कर लिया जाए या ऑप्टिकल या मैग्नेटिक माध्यम द्वारा उसका रिकॉर्ड बनाया जाए या प्रतियां बनाई जाए तो उसे कंप्यूटर आउटपुट कहा जाएगा और इसे भी एक दस्तावेज माना जाएगा। इस धारा में कुछ शर्तें बताई गई है जो प्रसंगत कंप्यूटर या उससे निकाली गई सूचना या जानकारी के बारे में साबित की जानी होती है। जब ऐसी शर्तें साबित हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी भी कार्रवाई में ग्राह्य साक्ष्य बन जाता है और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि और कुछ साबित किया जाए या मूल रिकॉर्ड को पेश किया जाए या उसमें वर्णित किसी अंतर्वस्तु को अतिरिक्त तथ्यों से साबित किया जाए। कंप्यूटर अभिलेखों की ग्राह्यता की अपेक्षाएं। उपधारा 2 में वह शर्तें बताई गई है जिनको पूरा किए जाने पर कंप्यूटर अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य बन जाते हैं। ये शर्तें, पहली, ये आवश्यक है कि जिस कंप्यूटर से अभिलेख निकाला गया है वह नियमित रूप से उसमें दी गई सूचना को भंडारित या संसाधित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति जो कंप्यूटर पर विधिवत नियंत्रण रखता है अपने कारोबार के लिए सूचना को कार्य में लेता है। दूसरा, सूचना इस प्रकार की है जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम के कार्यकलाप से भरी जाती है। तीसरा है, यह आवश्यक है कि जिस अवधि के दौरान कंप्यूटर में सूचना भरी गई थी उस समय कंप्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा था। यदि ऐसा नहीं था तो यह दर्शाना होगा कि ऐसा न होने का कारण यह प्रभाव नहीं था कि उसमें भरी गई सूचना या उसके अंतर्वस्तुओं की शुद्धता पर कोई प्रभाव आया हो। चौथा है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में से जो सूचना निकाली गई है वह ऐसी सूचना ली गई है जो उसके कारोबार के सामान्य संचालन के दौरान भरी गई थी। जब कोई सूचना कंप्यूटर में भरी गई हो या संसाधित की गई हो अर्थात प्रोसीड की गई हो या फिर फीड इनटू द कंप्यूटर, और ऐसा करने में कई एक कंप्यूटरों का संयोजन किया गया हो जो एक दूसरे से उत्तरोत्तर या एक दूसरे के बाद कार्य कर रहे हो, तो उन सब कंप्यूटरों को एकमात्र कंप्यूटर माना जाएगा। जब इस धारा के अंतर्गत कोई अभिलेख स्टेटमेंट साक्ष्य में पेश किया जाना हो उसके साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान बताए, जिसमें वह कथन अंतर्विष्ट है। प्रमाण पत्र में ये बताया जाना चाहिए कि किस ढंग से सूचना का उत्पादन किया गया था, उस युक्ति से संबंधित विशिष्टियों को ब्यौरा जो उत्पादन में प्रयोग किया गया था, जो ये भी दर्शाए कि सूचना का उत्पादन कंप्यूटर से ही किया गया था और उपधारा 2 की शर्तों का पालन भी किया गया था। कथन पर किसी ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए जो सुसंगत कार्यकलापों के संचालन या प्रबंध के संबंध में उत्तरदायी पदीय स्थिति पर कार्य कर रहा हो। प्रमाण पत्र में जो बातें कथित होगी वह संबंधित कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। यह पर्याप्त होगा कि जो व्यक्ति कथन प्रमाणित कर रहा है उसमें ऐसा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से किया गया हो।
कोई सूचना कंप्यूटर में भरी गई है, इसका तात्पर्य यह है कि ये किसी भी उपयुक्त रूप से किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव हस्तक्षेप के बिना ही किसी युक्ति से किया गया हो, अथवा सूचना ऐसी है जो किसी अधिकारी ने अपने कार्यकलाप के अनुक्रम में भंडारित या संधारित करने के लिए दी हो, भले ही वह कंप्यूटर उसके कार्यकलाप के बाहर हो। धारा के साथ संलग्न स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि धारा 65B के प्रयोजन के लिए जब यह कहा गया हो कि जब सूचना किसी अन्य सूचना से उत्पन्न की गई है तो उसका तात्पर्य ये होगा कि ये कार्य किसी संगणना, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा किया गया है।